नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 5 जुलाई 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस क्लास के अंदर। इस क्लास में हम 5 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और हाँ, इस क्लास में यूज़ होने वाले सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। सभी के सभी करंट अफेयर जो है पीडीएफ नोट्स के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रूस ने तमिलनाडु के किस शहर में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का जो है निर्माण शुरू कर दिया? ओके, रशिया ने तमिलनाडु के किस शहर के अंदर जो है 5वीं परमाणु इकाई का जो है काम शुरू कर दिया है? ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है मेरे पास? कुडनकुलम एक ऐसा शहर है तमिलनाडु का जहाँ पर जो है 5वीं इकाई जो है शुरू हो गई। अब कुडनकुलम की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के अंदर है। ये वहाँ का जो है थर्मल यूनिट जो है वहाँ पर स्टार्ट की गई है। ऑलमोस्ट इंडिया की सबसे बड़ी जो थर्मल यूनिट है। टोटल अगर इस जो थर्मल यूनिट है इसकी सभी की सभी इकाई अगर काम करने लग जाती है तो ये कुल 6000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जिससे हो सकता है कि 16 करोड़ घरों को जो है बिजली मिल सकती है। तो आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी ज़्यादा बिजली जो है यहाँ से जनरेट की जाएगी। ओके, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि वर्तमान में देश में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास में 22 परमाणु संयंत्र जो है शामिल है। मतलब अभी देश के अंदर जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जितनी भी बिजली बनाई जाती है उनमें से 22 जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बनाई जाती है, जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। मतलब अभी आप सोच सकते हो कि 22 परमाणु संयंत्र जो है उनकी क्षमता 6780 मेगावाट है, और ये अकेला जो कुडनकुलम में बनाया जा रहा है इसकी कुल क्षमता 6000 मेगावाट है। ओके, देश में उत्पन्न कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का लगभग 3% योगदान है। मतलब अभी पूरे देश के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनती है वो केवल 3% के आसपास है। ओके, थर्ड पॉइंट KKNPP, इसका पूरा नाम देख लीजिए, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। काफी बार ये नाम आता है, और ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी जितनी भी इकाइयां हैं उसका नाम किस तरीके से दिया जाता है? KKNPP1, इस तरीके से, मतलब PP2 PP3, इस तरीके से इसकी 6 जो टोटल इकाइयां हैं वो स्टैब्लिश करनी है। इनिशियली अगर आप देखो तो इनिशियली इसका टारगेट था 2 साल 2027 तक, और मोस्ट प्रोबेबली चांस भी है कि उस टाइम तक जो है इसकी सभी इकाइयां जो है पूरी हो जाएगी और वर्किंग कंडीशन में जो है आ जाएगी। ओके, उसके बाद अगर देखें तो भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम, तमिलनाडु प्रदेश में कुडनकुलम में स्थित है ये जो KKNPP है। इसका निर्माण जो है सन 2002 में शुरू हुआ था। इस परियोजना में 1000 मेगावाट क्षमता वाले यहाँ पे जितने भी यूनिट बनेंगे उन सभी की क्षमता क्या होगी? 1000 मेगावाट होगी। पहले यूनिट ने 22 अक्टूबर 2013 से जो अपना काम जो है करना शुरू कर दिया था। उसने ग्रिड को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना शुरू कर दिया था। सेकंड की बात करें तो 10 अगस्त 2016 से जो है KKNPP2 ये जो है चालू कर दिया गया था। इसके बाद भी इसकी जो आगे इकाइयां कंटिन्यू बन रही है। पहली 2 इकाइयों का कुल कॉस्ट क्या था? 17,270 करोड़ रुपए, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ का कुल खर्चा जो था वो 39,000 करोड़ रुपीस के आसपास था, और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स का जो खर्चा है वो लगभग 49,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमारे पास? शंभुनाथ श्रीवास्तव को जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन का जो है चीफ नियुक्त किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की जो है शुरुआत की थी? परिजात का पौधा लगाकर अभी किसने जो है इसकी शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? डी, प्रकाश जावड़ेकर इसका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, ने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की जो है शुरुआत कर दी गई थी। इस वन महोत्सव के साथ, मतलब इस समय जब ये जो वन महोत्सव था ये जब शुरुआत किया तो 1 जुलाई से जो है 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसके तहत मतलब इस बार प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या कहा था कि भारत बहुत जल्द, मतलब आने वाले 2030 तक जो है पेरिस समझौते के अंदर जो उनका समझौता था उसको जो है, उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेगा। अब इस लक्ष्य के तहत क्या कहा गया था पेरिस समझौते में कि 2.5 बिलियन टन कार्बन जो बनता है उसको खत्म करने के लिए जितने पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है वो पेड़ पौधे वर्ष 2030 तक जो है भारत में लगा दिए जाएंगे। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप सभी को पता होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोरोना की वजह से, तो उस समय हमें समझ आ गया था कि किस तरीके से पेड़ पौधे जो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज जो है किया गया? इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर इसका क्या है? जैकोबाबाद। जैकोबाबाद में अभी हाल ही में 52 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया था अभी हाल ही में। तो विश्व का सबसे गर्म जिले की अगर बात करें तो यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सी महिला तैराक इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? पहली खिलाड़ी का मतलब क्या है? पहली महिला खिलाड़ी बन गई है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। तो इनका नाम है माना पटेल। माना पटेल क्या करेगी? 100 मीटर बैक स्ट्रोक में इन्होंने अभी क्वालिफाई किया है
एज इनकी ऑलमोस्ट 21 साल के आसपास है। इससे पहले 2 खिलाड़ी, अभी टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है उसके अंदर 2 पुरुष खिलाड़ियों ने ऑलरेडी जो है तैराकी के अंदर, ये तीनों तैराकी के हैं, तैराकी के अंदर उसने क्वालिफाई कर लिया है। इन 2 का नाम है श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश। श्री हरि नटराज जो है वो सेम 100 मीटर बैक स्ट्रोक में, और साजन प्रकाश जो है वो 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर जो इन्होंने क्वालिफाई किया है। भारत की तरफ से अभी तक 3 ही खिलाड़ियों ने तैराकी के अंदर जो है क्वालिफाई किया है। उन तीनों के नाम मैंने आपको बता दिया, और माना पटेल जो है वो पहली महिला खिलाड़ी है भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को जो है मंजूरी दे दी है। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू इसके ऊपर बात कर रहे हैं अपन लोग, कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, भारत नेट परियोजना। अभी हाल ही में भारत नेट परियोजना जो है वो शुरू की गई थी। वैसे तो काफी पुरानी परियोजना है, लेकिन इसका नाम जो चेंज करने के बाद और उसको बूस्टअप करने के लिए जो अभी एक्शन उठाए गए हैं वो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। खासकर जो भी 6,28,000 करोड़ रुपए का जो बजट आया था उसके अंदर से 93,000 करोड़ रुपए जो है भारत नेट परियोजना को दिए गए थे, वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है भारत सरकार का भारत नेट परियोजना को लेकर। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत नेट परियोजना जनरली चर्चा में क्यों रहते हैं। ओके, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, सार्वजनिक पब्लिक पार्टनरशिप और मॉडल PPM या PPP से जो है पब्लिक पार्टनरशिप प्लान से जो है भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 19,041 करोड़ रुपए, कुल जो है 29,430 करोड़ रुपए खर्च में से तक किए, मतलब खर्च जो है करना चाहती है, मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो यह ऑप्टिकल फाइबर का एक उपयोग विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण कनेक्टिविटी कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL, जिसका पूरा नाम है, भारत सरकार द्वारा एक कंपनी है भारत सरकार की। कब बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत इस कंपनी को बनाया गया था, तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1,000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित किए गए एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV, जो ये कंपनी जो है SPV है। ओके, उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसे संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके, मतलब संचार मंत्रालय जो है वो इसको संभालता है कंप्लीटली, IT सेल जो है दूरसंचार विभाग उसका जो है वो इसको संभालता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2019 में संचार मंत्रालय ने संपूर्ण देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं को सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा हेतु राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है उसकी शुरुआत की थी। याद रखिएगा ये पॉइंट, साल 2019 में जो है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में E-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं जो है उनको वितरण को सुगम बनाना है। मुख्य इसका उद्देश्य की बात करें तो आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस परियोजना को 16 राज्यों, अभी क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि 16 राज्यों की जो है बात की गई थी। यहाँ पर भी आपको पता है 16 राज्य, कौन कौन से 16 राज्य, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन 16 राज्यों के अंदर जो है इस योजना का जो है लाभ मिलेगा। इन सभी 16 राज्यों के जो गांवों के अंदर इस योजना से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, इंटरनेट का विस्तार किया जाएगा। स्टार्टिंग में सन 2011 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस योजना को शुरू किया गया था। उस समय इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। 2011 में इसको शुरू किया गया था। बाद में 2015 में जब बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने इसका नाम बदल के भारत नेट प्रोजेक्ट जो है कर दिया। भारत नेट के महत्व की बात करें तो बसे हुए सभी गांवों में भारत नेट का विस्तार विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करेगा। ओके, मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार जितनी भी सेवाएं देती है, जितनी भी सर्विसेज देती है अलग अलग स्टेट में, जैसे अगर आप बात करो राजस्थान के अंदर मित्रा सर्विसेज जो है तो वो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या साथ ही अगर आप देखो तो ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, कौशल विकास, कॉमर्स, ब्रॉडबैंड, अन्य जितने भी जो सक्षम प्रोग्राम है वो सारे के सारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सही ढंग से जो अपना काम कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो निजी क्षेत्र में भागीदारी से एक इक्विटी निवेश लाने की पूंजीगत व्यय और नेटवर्क के संचालन और रखरखाव हेतु संसाधन जुटाने की जो है उम्मीद हो जाएगी। अब आप सभी को पता होगा कि इस भारत नेट परियोजना जो है इसके तहत क्या किया जाएगा, निजी क्षेत्र के जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो कंपनियां हैं इनको जो है इंक्लूड किया जाएगा, इनको अलाउ किया जाएगा कि अपना नेटवर्क जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बिछाए, फाइबर नेटवर्क, और उससे जो है ग्रामीण एरिया को कनेक्ट करे, तो इससे रोजगार के जो काफी अवसर है वो भी बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो PPP, ओके, मॉडल संचालन, रखरखाव, उपयोग तथा राजस्व सर्जन के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता का लाभ उठाएगा और इससे परिणाम स्वरूप भारत नेट और तेजी से रोल आउट होने की जो है उम्मीद आप सभी को पता होगा। अभी मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इससे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट जो है काफी तेजी से काम करेगा और काफी अच्छा जो है सभी को साथ जो है रिजल्ट आएगा।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है, इंटरनेशनल प्लास्टिक डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ओके, ये हमारा जो है 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब रीजन इसका आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो हम सभी के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जानवर, सभी के लिए जो है काफी ज्यादा हार्मफुल रहता है। तो इस वजह से जो है 3 जुलाई को ये दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस उड़िया कवि को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? उड़िया कवि मतलब उड़ीसा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। इनको जो है अभी हाल ही में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो यह 20वीं सदी के दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पू की स्मृति में स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखक को जो है दिया जाता है। मतलब जितने भी लेखक है वो भारत में जो जितने भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का लेखक जो है होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखा तो इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 5 लाख रुपए नगद और रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। वर्ष 1944 में पैदा हुए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा उड़ीसा के एक प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। अब तक उनके कुल 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास जो है प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने उन्हें 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। कवि कुवेम्पू के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उनका पूरा नाम क्या है, कुपली वेंकटप्पा पुटप्पा। ओके, तो इनका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में करके क्या कर दिया गया है, कुवेम्पू कर दिया गया है। उनका उपनाम से जाना जाता है। यह भारतीय कवि है, नाटककार और उपन्यासकार भी थे। ओके, उन्हें मुख्य तौर पर 20वीं सदी के सबसे महान कन्नड़ कवियों में माना जाता है। वह कन्नड़ भाषा में पहले लेखक थे जिन्होंने रामायण और उसके स्वयं के संस्करण श्री रामायण दर्शनम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को है जो कितने महीने की सजा जो है सुना दिया। जैकब जुमा जो है दक्षिण अफ्रीका के पुराने राष्ट्रपति है, एक्स प्रेसिडेंट है। उनकी अभी सजा जो है सुनाई गई है। तो वह सजा कितने महीनों की है, 15 महीने की जो उनको सजा सुनाई गई है। दक्षिण अफ्रीका आप सभी को पता होगा, बिल्कुल ही अगर अफ्रीका की बात करें तो बिल्कुल साउथर्न पार्ट पर जो है दक्षिण अफ्रीका है। और पूरे अफ्रीका में अगर आप देखो तो सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक जो है साउथ अफ्रीका ही है। अब इस साइड इसके साथ इंडियन ओशियन है, इस साइड एटलांटिक ओशियन जो है ये जो है इसको बाउंड्री को जो है बनाता है। ओके, नेक्स्ट अब इसके बारे में अपने देख लेते हैं इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में। तो भारत तथा अफ्रीकी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना कोई नई बात नहीं है, आप सभी को पता होगा। पिछले 3-4 दशकों से भारत ने इस महाद्वीप के साथ सक्रिय रूप से जो है कार्य किया है। हालांकि पिछले दशक में इसमें तेजी आई और साथ ही कुछ वर्षों में संबंध में कई गुना वृद्धि भी है देखी गई। अब संबंध किस तरीके से हो सकते हैं, व्यापार के रूप में, अगर आप देखो टेलीमेडिसिन के सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो है हमारे संबंध जो है काफी अच्छे हो गए हैं। दिल्ली में तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की ताजपोशी के दौरान भारत ने पहली बार अफ्रीका को एक गुट के रूप में नहीं देखा बल्कि अफ्रीकी गुट वाले व्यक्तिगत देशों के रूप में जो है देखा था। भाई आप सभी को पता होगा कि जनरली अफ्रीका को जो है एक पूरा का पूरा अलग अलग देशों का गुट माना जाता है। लेकिन अब इस बार जो दिल्ली के अंदर जो तीसरा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो है अफ्रीकी देशों को एक अलग अलग देश के रूप में रिप्रेजेंट जो है किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो रणनीतिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से अफ्रीका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा भारत जापान के साथ एशिया अफ्रीका गलियारे जैसे त्रिपक्षीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मुखर होकर बॉटम अप साझेदारी दृष्टिकोण को अपना रहा है। अब आप सभी को पता होगा भारत जापान और एशिया अफ्रीका, ओके, इस तरीके से जो है गलियारा बनाया, समुद्री गलियारा है, उसके ऊपर इंडिया जो है काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। भारत व अफ्रीकी संबंधों के प्रारंभिक दशकों में दोनों के मध्य व्यापार लगभग नगण्य था, काफी अगर आप स्टार्टिंग की बात करो। लेकिन वर्तमान में यह $65 बिलियन, याद रखिएगा, भारत और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो है $65 बिलियन का जो है व्यापार, ये स्तर भी जो है पार हो चुका है। भारत और अफ्रीकी संघ के देश मिलकर विश्व जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा है। अतः एक दूसरे का सहयोग करना और इसको आगे बढ़ाना दोनों के लिए जो है लाभकारी है। भारत को यूरेनियम, सोना, प्लूटोनियम, कॉपर आदि ऐसे जो कच्चे माल है उसकी आवश्यकता है जिसे अफ्रीका से जो है मंगाया जा सकता है। इसके बदले भारत उन्हें तैयार उत्पाद जो है दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा अफ्रीका के अंदर जो है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, तो वहां से आप कच्चा माल मंगवा सकते हो, इंडिया के अंदर उसको प्रिपेयर करके उनको रिटर्न कर सकते हो। इससे हमारी इनकम भी जनरेट होगी और हमारी जरूरत जो है इन सभी चीजों से रिलेटेड वो भी कंप्लीट जो है हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें तो आतंकवाद संपर्क के कारण सुरक्षा संबंध लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अब अफ्रीका के अंदर भी 2 ऐसे जो है आतंकवादी संगठन है, नाम बता देता हूं आपको। पश्चिमी अफ्रीका के अंदर बोको हरम नाम से और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में अल शबाब नाम से 2 आतंकवादी संगठन है।
ये दोनों बहुराष्ट्रीय आतंकी संगठन अलकायदा से जो है जुड़े हुए हैं, और अलकायदा से जुड़े होने के कारण पाकिस्तान का जो लश्कर ए तैयब और जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ भी ये जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो बोको हरम और अल शबाब जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को जो है इफेक्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए जो है भारत और अफ्रीका के बीच जो है सुरक्षा संबंध भी लगातार बने रहने चाहिए। दोनों अगर आप देखो तो उस कॉन्टिनेंट और इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून को जो है लागू कर दिया है? बेसिकली राइट टू रिपेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, ओके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए जो है ये जो रूल है अब इसको लागू कर दिया गया है। तो इसको लागू किया गया है ब्रिटेन में। ओके, अब ब्रिटेन की बात अगर आप देखो तो जनरली ये कंफ्यूजन सभी को रहता है कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटिश इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी में जो है फर्क क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इन तीनों को मिला के जो हिस्सा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ओके, उसके बाद जब उसके अंदर नॉर्थन आयरलैंड जो अगर इंक्लूड हो जाता है तो उसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, और पूरे के पूरे इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश एल्स बोला इसको जो है बोला जाता है। ओके, अब इन दोनों के रिलेशन की बात कर लेते हैं, मतलब इंडिया और ब्रिटेन के जो रिलेशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं आज के। उसके बाद आप लोग जो है ये पीडीएफ के फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। भारत और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे की जो है बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर भारत के उदय की बात करें तो भारत का एक ट्रांजिशन अथवा परिवर्तन दौर से जो है गुजर, आप सभी को पता है, जिसका परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में जो है हो सकता है। भारत पहले से क्रय विक्रय शक्ति, समता विनिमय दरों, रेजिंग पावर, पैरिटी एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले दशकों में दूसरी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर देखें तो जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, इसकी राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक शक्ति भी जो है बढ़ रही है। इसी के साथ भारत 21वीं सदी में महाशक्ति बनने की राह पर जो है निकल चुका है, आप सभी को पता है। जैसा कि जिमो नील ने ये लिखा था, ये कुछ दिनों पहले द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि भारत जल्दी विश्व के सबसे अधिक प्रभावित करने वाले देशों में से एक होगा, आप सभी को पता है। ऐसे में भारत वैश्विक दौड़ में शामिल होने के लिए नए भागीदारों की तलाश कर रहे हैं, अतः ब्रिटेन के लिए अच्छा अवसर हो सकता है। मतलब अगर ब्रिटेन अगर चाहे तो भारत को इस चीज़ में साथ देकर वो जो है भारत के साथ साथ वो भी काफ़ी एक बड़े लेवल पर जो है अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ब्रिटेन अगर अपना पुनरुत्थान करना चाहता है तो ब्रिटेन के पास शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज और रचनात्मक क्षेत्रों में भारत को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले मध्यम वर्ग की जनसंख्या में भारी वृद्धि ब्रिटेन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब आप सभी को पता होगा कि भारत में मध्यम वर्ग जो है वो एक रोजगार की तलाश में हमेशा रहता है, और इंग्लिश बोलने में वो शायद काफ़ी ज़्यादा जो है अभी ग्रोथ कर रहे हैं। इससे पहले कि भारत की अगली पीढ़ी कहीं और अवसर तलाशे, मतलब ब्रिटेन के अलावा अगर वो यूएसए, कनाडा या किसी और कंट्री में अपने जो अवसर तलाशे, ब्रिटेन को व्यापार और कूटनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए अपने दरवाजे जो है खोल देने चाहिए, ताकि क्या हो सके भारतीय लोगों के साथ साथ जो है ब्रिटेन की भी जो है ग्रोथ, तरक्की जो है हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आप सभी को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट जो है मिलते रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।